कैसे मैं बताऊं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड राम राम सर। मॉर्निंग।
चार्जिंग के मेथड अपन ने सीख लिए थे। किसी भी बॉडी को जनरली 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं और कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ सकता है किसी बॉडी पे या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर लाना है किसी बॉडी पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। नेगेटिव चार्ज अगर लाना है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। जनरली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या एटम के अंदर बराबर होती है, तो जनरली हर एटम जो है न्यूट्रल होता है। तो किसी बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूट्रल बॉडी कही जाएगी। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अगर आप डिफरेंट कर देंगे तो उस बॉडी पर नेट चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो किसी बॉडी पे अगर नेट चार्ज आ गया, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उस चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर वो अपन लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी जो आप पहले से भी जानते होंगे, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी ऐड किया जा सकता है। सिंपल मैथमेटिकल रूल से स्केलर क्वांटिटी मानते हुए चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव मतलब अगर हमें कई सारी बॉडीज के चार्ज पता है Q1 Q2 Q3 Q4 और सिस्टम का टोटल चार्ज अगर हमें ढूंढना हो तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। तो सिंपल ऐड कर दें। कुछ चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं। तो ऐड करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा वो जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव। और सबका मिला के जितना पॉजिटिव इधर उतना नेगेटिव, तो टोटल ऐड करके जीरो भी आ सकता है। तो चार्ज एडिटिव होता है। जैसे मास में भी जानते हैं, मास से अगर कंपेयर करें क्योंकि चार्ज और मास की प्रॉपर्टीज लगभग लगभग एक जैसी होती है, तो मास भी एडिटिव होता है। मास को भी ऐड कर सकते हैं। कई सारी बॉडीज हैं और उन सबके अपने इंडिविजुअल मास है। टोटल मास अगर पता करना हो तो M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। तो मास भी एडिटिव होता है, चार्ज भी एडिटिव होता है। लेकिन मास और चार्ज की इस प्रॉपर्टी से यहाँ एक बेसिक डिफरेंस भी बन जाता है मास और चार्ज में। मास भी एडिटिव है लेकिन टोटल मास कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। लेकिन चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो आप इसी प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और नोट करके लिख लो, मास इज ऑल्सो एडिटिव। मास इज ऑल्सो एडिटिव but total mass cannot be zero and negative. Total mass cannot be zero or negative. But सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही। लो आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा के देखिए। हेलो।
ये ठीक है क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. Mass is also additive but cannot be zero and negative, but charge may be zero, negative और पॉजिटिव. टोटल चार्ज कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो यहाँ चार्ज और मास में एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया. चार्ज और मास का अगर बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो इसको पहली प्रॉपर्टी से एक डिफरेंस हमें पता चलता है. तो ये प्रॉपर्टी वैसे तो कॉमन है, चार्ज में और मास में दोनों में कॉमन है, लेकिन इस कॉमन प्रॉपर्टी से डिफरेंस भी आ रहा है चार्ज और मास में. मास एडिटिव तो होता है लेकिन टोटल मास जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज टोटल जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. सेकंड प्रॉपर्टी भी आप जानते होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल like charges repel and unlike charges attract each other. लाइक चार्जेस का हम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये रिपेल करते हैं, रिपल्सन का फोर्स लगता है. और अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other. तो दूसरी प्रॉपर्टी तो बड़ी बेसिक है और इसको जानते भी होंगे सब लोग. तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये वर्ड यूज होता है, क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, और ये क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये हेडिंग है इस प्रॉपर्टी की. इसका मीनिंग ये है, द चार्ज ऑन ए बॉडी, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ elementary charge. Charge on a body is integral multiple of elementary charge. Integral multiple मतलब 1 2 3 4, जीरो भी हो सकता है, जीरो चार्ज हो गया तो वो तो जीरो का मल्टीपल है. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या प्रोटॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो किसी बॉडी में जो चार्ज आता है वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल 1e 2e 3e इस तरह से. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन. इंटीजर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन या डेढ़ इलेक्ट्रॉन या ढाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का कोई मीनिंग नहीं है. तो इसी वजह से जो चार्ज आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है, और उसे ऐसे लिख देते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और एन इज इंटीजर. इसी को एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, क्वांटाइज्ड. चार्ज क्वांटाइज्ड होता है. और एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व. चार्ज इज कंजर्व. देखो जब
किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाते हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरी बॉडी पे जाके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो जनरेट हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, वो कंजर्व रहता है। चार्ज अपनी फॉर्म बदल सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये बात इस प्रॉपर्टी में कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज cannot be created and cannot be destroyed। इसी को हम कह देते हैं चार्ज का कंजर्व रहना। चार्ज कंजर्व रहता है। सर हाँ भाई, सर एडिटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एडिटिव का मतलब है ऐड किए जा सकते, जो चीज ऐड हो जाती है सिंपल मैथमेटिकल रूल से ना, उनको हम एडिटिव कहते हैं। तो चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। कई सारी बॉडीज के चार्ज हैं अलग अलग, Q1 Q2 Q3, तो उन सबको सिंपल ऐड करके हम टोटल चार्ज ढूंढ सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, जैसे मास को हम ऐड कर सकते हैं, कई बॉडीज के मास इंडिविजुअल पता है, टोटल मास पता करना हो सिस्टम का तो सब मास ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही टोटल चार्ज पता करना हो तो सारे चार्ज ऐड हो जाते हैं। बस मास और चार्ज में ये डिफरेंस आता है यहाँ से, मास भी एडिटिव होता है लेकिन टोटल मास नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन टोटल चार्ज इन सबको ऐड करने के बाद टोटल चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, टोटल चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है और टोटल चार्ज जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर इनको जो हम इधर जो चार्ज है इनको ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड जो किए जा रहे हैं ये कुछ चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा। ठीक है, तो यही थी एडिटिव वाली प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पहुँचे, चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए इसको ये फॉर्म बदल सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको कह देते हैं हम चार्ज इज कंजर्व। पांचवी प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक समझेंगे इसका मतलब। इसको एक और वर्ड यूज होता है इसके लिए, इनवेरिएंस। इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, ऐसे भी कह सकते हैं इसे, या चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, चार्ज इज इनवेरिएंट, या इनवेरिएंस वाली प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है देखो, लिखेंगे द चार्ज ऑफ ए बॉडी, द चार्ज ऑफ ए बॉडी does not depend upon its speed या velocity। Charge of a body does not depend upon its speed। चार्ज किसी भी बॉडी का, जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ही बात करें, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है उसको, और अगर इलेक्ट्रॉन चलने भी लग जाए तो भी उसके चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज वही रहता है। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता चार्ज, इसलिए कहते हैं चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक या चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, स्पीड चेंज करने से किसी बॉडी का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता। जो चार्ज रेस्ट पे है वही बॉडी अगर मूविंग होगी, मोशन में होगी, तो भी चार्ज वही रहेगा।
चार्ज चेंज नहीं होगा। अब यहीं से देखो इस प्रॉपर्टी से, ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है, यहाँ से मास और चार्ज में एक और डिफरेंस आता है। एक डिफरेंस तो यहाँ से आ गया था, एक और डिफरेंस देखो यहाँ से आएगा। जैसे चार्ज तो स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन मास स्पीड पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जरा इसी में नोट करके। 5वीं प्रॉपर्टी में ये बात नोट करके लिखी जाएगी। मास और चार्ज में डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो पहली वाली प्रॉपर्टी से एक डिफरेंस आता है और एक यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 5वीं प्रॉपर्टी से। इसके बारे में लिख दिया होगा, चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड या वेलोसिटी। तो इसी में नोट करके लिख लेंगे, मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। और मास किसी बॉडी का स्पीड पे कैसे डिपेंडेंट होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है सर। किसी को सही दिख रहा है क्या वो? यस सर। किसी को बस सही दिखता है तो मेरी साइड में दिक्कत नहीं, मेरी साइड कनेक्शन सही। तो ये मास देखो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट होता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v तो वेलोसिटी हो गई। सर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी साइड के कनेक्शन देख लीजिए। सर मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, 1 सेकंड वेट करना। हाँ, मैं भी एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। यस सर, अब क्लियर। तो मास जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है। तो मास वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, उसका ये फॉर्मूला है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, सी तो लाइट की स्पीड होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ, और v वेलोसिटी ऑफ मास बॉडी। ठीक है, हाँ जो भी है मास या बॉडी की वेलोसिटी है। और m नॉट है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो v जीरो होगा, और v जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो m इज इक्वल टू m नॉट आ जाएगा। तो मास बॉडी का m नॉट के बराबर हो जाएगा जब बॉडी रेस्ट में है, तो इसीलिए इसे कह दिया रेस्ट मास। अब जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे v स्क्वायर बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगा, और ये वाला टर्म बढ़ेगा, यानी 1 में से माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कम होगा, तो डिनोमिनेटर कम होने का मतलब वैल्यू बढ़ना,
तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा मतलब मास बढ़ेगा। तो किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ता जाता है। ठीक है, ये रेस्ट मास जो है ये सबसे कम है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्टिंग हो गई थी। ब्लॉक का मास इतना है, वो ब्लॉक फिर चलने लग गया, तो ब्लॉक का मास 2 kg था और ब्लॉक चलने लग गया, तब भी मास हम उसका 2 kg ही ले लेते थे, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पीड देने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्पीड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइट की स्पीड के कंपेरेबल, लाइट की स्पीड के बराबर तो कोई स्पीड नहीं हो सकती, लेकिन उसके आसपास की अगर ये पहुंच जाए तब ये इफेक्ट आना शुरू होता है। बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड करेंगे तब स्पीड के साथ मास चेंज होता हुआ नजर आता है। कम स्पीड्स पे तो हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मास मान लेते हैं बॉडीज का, जो अपन ने मान के पूरा 11th पढ़ लिया था। लेकिन आइंस्टीन की जब रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें जब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है बॉडी की तब ये मास चेंज होता हुआ नजर आता है। और स्पीड बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है, अगर लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड कर दें किसी बॉडी की, ये v और c बराबर हो जाए तो कैंसिल होते 1 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0, तो मास इनफाइनाइट। तो किसी भी बॉडी का इनफाइनाइट मास आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट के बराबर स्पीड से तो चल भी नहीं सकती बॉडी। तो मैक्सिमम पॉसिबल मास किसी भी बॉडी का इंफिनिटी होगा, और वो तब होगा जब उसे लाइट की स्पीड से चला जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मास। तो ऑन इंक्रीजिंग स्पीड मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, और इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं अपने सिलेबस में, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो न्यूटन की जो थ्योरी है उसी पे बेस्ड है। न्यूटन ने जो मैकेनिक्स बनाई है उसमें मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन आइंस्टीन की जो फिजिक्स है उसमें ये काम आता है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉडीज को चला देते हैं तो मास चेंज होता नजर आता है। लेकिन अपने सिलेबस में न्यूटन वाली मैकेनिक्स है। तो अच्छा, अगर डिफरेंस करना हो चार्ज और मास में तो यही इसी जगह पे इसका रोल होता है, यूज होता है इस फॉर्मूले का, और कहीं इसका यूज है नहीं। देख सकते हो इसमें ऑन इंक्रीजिंग स्पीड मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। लेकिन चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। चार्ज तो अगर रेस्ट पे है कोई बॉडी तो भी उतना ही चार्ज रहेगा, और अगर चला देंगे तो भी चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन मास चेंज होता है। सर इसको तो कैलकुलेट कैसे किया होगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो अपने सिलेबस में भी नहीं है। आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ने का कभी मौका मिले, अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस फील्ड में, तो आपको वो मिल जाएंगी चीज़। ठीक है। यस सर। हाँ। अपने जो फिजिक्स है बड़ी बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं अपन। आप ये मत समझना कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स पढ़ ली तो अपन फिजिक्स के बस मास्टर हो गए। तो बड़ी बेसिक लेवल की 11th-12th क्लास के लेवल की फिजिक्स है, और फिजिक्स आगे बहुत होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पीएचडी है ना। ये इन चीज़ों में जब आगे बढ़ोगे आप, और इनमें भी एक पर्टिकुलर, अब इसमें तो फिजिक्स हम बहुत सारी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक बेसिक लेवल पे, लेकिन जब आगे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो सारी चीज़ें थोड़ी, ऐसा नहीं है कि आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी रिसर्च करने का मौका मिल जाए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको सेलेक्ट करना हो तो उसी में आपको डीप में जाना पड़ता है। ठीक है, सारा कुछ तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो अगर इन फ्यूचर आपका ऐसा मन बना कि हमें आगे और फिजिक्स पढ़ना है तो आप जा सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, तो अभी अपने मतलब यस सर। नहीं। हम्म, सर सर ये जो मास हम्म, है, सर आपने बताया हम्म। कि अगर वो स्पीड की लाइट तक वेलोसिटी पहुंच गई तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सर वो इन्फिनिटी में बढ़ेगा या घटेगा? इन्फिनिटी मतलब बढ़ेगा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। ये एक्सप्लेन किया तो है मैंने, लिखवाया भी है।
ऑन इंक्रीजिंग स्पीड लिखते नहीं हो, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजिंग। सर फोटोन का मास इन्फिनिटी होता होगा। फोटोन तो अलग चीज है ना, फोटोन से कंपेयर मत करो इसको। फोटोन का मास तो हम उससे पता करते हैं, E इज इक्वल टू mc², ये होता है आइंस्टीन का इक्वेशन। फोटोन की जो एनर्जी है उससे डिसाइड होता है उसका मास, कितनी एनर्जी से चल रहा है फोटोन। ठीक है, ये फोटोन की बात नहीं चल रही, ये जनरली कोई बॉडी है उसकी बात चल रही है। फोटोन तो भी अलग ही चीज है, उसका मास यहाँ से पता चलता है। इसकी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है अपने पास, hc/λ या hν। तो सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन है, तो पहले उसकी एनर्जी पता करेंगे और फिर लाइट की स्पीड से चल रहा है वो c से, तो उसका मास पता कर लेंगे। ये डायनेमिक मास होता है। फोटोन के पास जो मास होता है वो डायनेमिक मास होता है, मूव करने वाला। रेस्ट मास फोटोन का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट का फोटोन पॉसिबल नहीं है। तो जब फोटोन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में, तो सबसे पहली बात यही लिखाई जाती है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, मतलब रेस्ट पे फोटोन अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो डायनामिक मास क्या होगा फोटोन का, वो फिर इस फॉर्मूले से E इक्वल टू mc²। ठीक है, इससे तो बस ये समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड से चलाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सा हो गया, इनफाइनाइट मास हो जाना। ठीक है, इनफाइनाइट मास पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चलाना भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम जनरल जो न्यूटन ने जो बॉडी की स्टडी की है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसी बॉडी के मास की बात हो रही है, न कि फोटोन की। फोटोन बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर भी होता है उसके पास, और उसके पास वेव नेचर भी होता है। दोनों तरह की नेचर शो करता है फोटोन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में v की वैल्यू c रख के जो हम m इनफाइनाइट पता कर रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि फोटोन का मास इंफिनिटी हो गया। ठीक है भाई, हेलो, सर जिसने सवाल पूछा था यस उसको- सर। हाँ, चलो। तो ये चार्ज की कुछ, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर लिया जाता है, वो अपने पास 3 मेथड थे। जब बॉडी चार्ज हो गई तो जो चार्ज आ जाता है किसी बॉडी पे, वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद देखो, अपन जो चार्ज को डिफाइन किया था, चार्ज की जो डेफिनेशन बनाई थी, उसी डेफिनेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो उसमें देखो 2 टर्म आ रहे थे अपने, एक था फोर्स और एक थी फील्ड। फोर्स को हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया था और फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्हीं की डिटेल स्टडी अब आगे इस चैप्टर में होनी है। फोर्स कैसे आया था, जैसे चार्ज जो है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपने आसपास वो फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, उस फील्ड का नाम रखा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी कैलकुलेशन होगी, उससे रिलेटेड कुछ और चीजें आएंगी, वो भी पढ़ेंगे। और उस फील्ड के अंदर किसी चार्ज ने अपने आसपास जो फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है, उसके अंदर अगर हम दूसरा कोई चार्ज लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, कितना फोर्स लगा उस पर, है ना, कैसे वो फोर्स चेंज होगा। तो ये सारी डिटेल स्टडी इस चैप्टर में होनी है। तो शुरुआत फोर्स से करेंगे अपन, फिर उसके बाद फील्ड की कैलकुलेशन की जाएगी। फोर्स के बारे में, जैसे एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, या इस चार्ज, अच्छा इस चार्ज ने दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगाया, उसका बेसिक रीजन तो समझ में आ गया। इस चार्ज ने आसपास फील्ड प्रोड्यूस किया, उस फील्ड में रख दिया गया है। अच्छा, जो दूसरा ला के रखा जा रहा है वो भी लगाएगा इस पर फोर्स, रीजन सेम, कि उसकी फील्ड के आसपास जो फील्ड है उसमें ये रखा गया है पहला वाला Q1। तो Q1 Q2 दो चार्ज आपस में जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की जानकारी या उस फोर्स की कैलकुलेशन हमें कूलम साहब ने करके दी। तो यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कूलम्स लॉ। यहाँ से फॉर्मूले वाला पार्ट शुरू होगा।
और कूलम्स आपने उस फोर्स के बारे में ही जानकारी दी जिसकी चर्चा हम चार्ज की डेफिनेशन में कर चुके हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है ये। इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो। सुना है इसके बारे में किसी ने कभी कूलम्स Yes, लॉ? sir. यस सर। हाँ, सर आज ही केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था। अच्छा ठीक है। तो क्या सुना है, कोई बता सकता है एक आध बार? F equal to 1/4 pi epsilon naught F = 1 Q1 upon 4 pi Q2 R epsilon square। Q1 Q2 1 R square। चलो ये तो फॉर्मूला बता दिया, मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं इसके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। इसमें जो कूलम्स लो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। हाँ सर। यस सर तो किसने बताया थी, आस्था ने बताया था शायद, ये कुछ है आस्था। यस सर। हाँ, अब मुझे इसमें थोड़ी सी गलती लगी है, आप दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, वो उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और कोई कुछ? सर दो स्टैटिक बताइए। चार्जेस के बीच में जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है। हाँ, और कोई बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ऐसा फोर्स एक्ट होता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। हाँ, अगम जैन ने जो बात कही है वो ही मैं सुनना चाह रहा था बस। अगम ने जो एक वर्ड यूज किया है वो वर्ड अगर यूज नहीं हुआ तो ये सारी कहानी जो भी बोल रहे हैं लोग वो सब गलत है। अगम ने एक वर्ड यूज किया है, वो शायद अगम को तो पता ही होगा, मुझे भी पता चल गया, और किसी की समझ में आया हो? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ये वर्ड अगर यूज नहीं किया पॉइंट तो सब कहानी बेकार है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी पड़ेगी, कूलम्स लॉ हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पॉइंट चार्ज क्या है। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? सर वो अपने बगल में नेगलेक्ट फील्ड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही कम। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो प्रोड्यूस करता है वो जीरो के इक्वल होती है, लगभग लगभग मान लेते हैं अपन लोग जीरो है। अच्छा, ये बात तो ठीक नहीं है यार। सर यूनिफॉर्म करता है। अच्छा, सर सबसे जिसका छोटा ना जो वॉल्यूम है, हो ना एरिया हो। सर अगर इसको सबसे अपन पॉइंट चार्ज को किसी पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो इसने रिपल्सन फील करता है। अच्छा, सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का, सबसे छोटा। चलो मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही कह दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉइंट चार्ज हो गया? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग। नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं, यही तो कह रहे हैं सबसे छोटा। और इससे छोटा क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन ही तो है सबसे छोटा। सर जो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में काफी छोटा हो। सोर्स चार्ज क्या होते हैं? सिंगल कंपैरिजन में चार्ज छोटा, जिसका मास और वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल, किसके कंपैरिजन में? जो यही चार्ज बात इलेक्ट्रिक फील्ड से सही है। अटैक ना हो। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो उनके कंपैरिजन में।
हाँ ये बात सही है। अब आइए बात पकड़ में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा ये सब तो बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर हम अर्थ अर्थ देखो कितना बड़ा है, अर्थ पे चार्ज दे दिया जाए, हम अर्थ को भी पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अगर हम अर्थ पे चार्ज रख दें, कुछ सन पे कुछ चार्ज रख दें, तो अर्थ और सन को मिला दें एक लाइन से, इमेजिनरी लाइन, तो अर्थ और सन भी हो गए पॉइंट चार्ज। क्योंकि अर्थ और सन का जो साइज है उसके कंपैरिजन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़े चार्ज को भी पॉइंट चार्ज बनाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट का मतलब ही ये है, पॉइंट का मतलब है कंपैरिजन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक रॉड है, इसको चार्ज दे दिया हमने, इसकी सर्टेन लेंथ होगी मान लो 5 सेंटीमीटर, दूसरी रॉड है उसकी भी लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर, दोनों को चार्ज दे दिया। अब इन दोनों 5 सेंटीमीटर की जो रॉड है, इन दोनों को 1 किलोमीटर के सेपरेशन पर रख दिया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर साइज और सेपरेशन इनका 1 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा हो गया इनके साइज के कंपैरिजन। लेकिन इन्हीं रॉड्स को अगर हम 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखते, तो जो 20 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर जो साइज है उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपेरेबल ही हो गया। तो कौन से केस में इन दोनों रॉड्स को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? सर फर्स्ट पहले वाले। वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में इनका जो साइज है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है सेपरेशन, इसलिए पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। अब जरूरी नहीं रॉड हो, स्फीयर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्फीयर्स की कुछ रेडियस होगी, है ना, 5 सेंटीमीटर या 5 से 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस का स्फीयर है। शेप इनका कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रॉड हो सकते हैं, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकते हैं। अब इनकी जो साइज है उसके कंपैरिजन में उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा कर दें हम, तो उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। शेप कुछ भी हो, पॉइंट चार्ज होने के लिए जरूरी नहीं कि शेप स्फेरिकल ही हो, रॉड हो सकता है। ठीक है ना, स्फीयर हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कैसी भी शेप हो सकती है उस चार्ज की। ठीक है, तो अब जब पॉइंट चार्ज को डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे रॉड ये वाले, रॉड अगर पॉइंट चार्ज बन गया मतलब सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो पॉइंट चार्जेस को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये जो Q1 है और ये Q2, ये पॉइंट चार्ज अब बना दिए ये पॉइंट, लेकिन ये रॉड भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इनका जो साइज होगा, Q1 का साइज होगा, कुछ Q2 का होगा, वो उसके कंपैरिजन में ये R जो सेपरेशन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इनको पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अगर Yes, ऐसा sir. हो गया, ऐसा हो गया कि एक का साइज कम हो गया, एक का इसके बराबर ही है मान लो लगभग, तो जो जो इसका साइज इसके लगभग बराबर है उसको पॉइंट नहीं मानेंगे, फिर दूसरे को पॉइंट मान लेंगे, फिर एक ही पॉइंट चार्ज होगा। लेकिन कूलम ने जो फॉर्मूला हमें बना के दिया उसमें दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दोनों का साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए सार के कंपेरिजन। अब जैसे पॉइंट चार्ज की बात करें, ऐसे पॉइंट मास की बात कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में हम सब पॉइंट मास हैं। ठीक है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है हम सब के कंपैरिजन में, तो हम सब पॉइंट मास कहे जाएंगे एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये होता है पॉइंट का बेसिक मीनिंग। ठीक है, तो लिखें जरा, इफ द साइज ऑफ चार्जेस is very small, if the size of charges is very small as compared to separation between them, as compared to separation between them, then the charges are called point charges. Then the charges are called point charges. ठीक है, तो कूलम का जो स्टेटमेंट है, कूलम साहब ने इसमें स्टडी की और एक बढ़िया फॉर्मूला हमें बना के दे दिया।
तो उसमें एक बात तो ये है कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, तभी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो उसको हम कूलम साहब ने जो फॉर्मूला बना के दिया है उससे तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये पॉइंट चार्ज होंगे। दूसरी बात, कोई कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चार्ज स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे होनी चाहिए, वो तो हमने हेडिंग में ही बोल दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ही मतलब ये था चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो उसको अगर ना भी कहें तो भी काम चल जाएगा। तो चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। रेस्ट पे नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में एक और फोर्स आना शुरू हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आ जाएंगी, मैग्नेटिक फोर्स भी आए, तो ये तो सूडो लगेगा फोर्स। ही। नहीं, सूडो वूडो कुछ नहीं होता, सूडो फोर्स मत बुला करें, जिसको नहीं जानते उसका मतलब सूडो फोर्स कर दें। ये अभी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, लेकिन जब चार्ज चलने लग जाएंगे तो एक और फोर्स आएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, कि बाद में बात करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं मैग्नेटिक फोर्स आ गया तो ये खत्म हो गया, ये तो लगेगा ही लगेगा, चार्ज रेस्ट पर हो या ना हो ये तो लगना ही लगना है। तो जो दूसरा जो वर्ड है उसको तो ना भी लिखें तो भी काम चल रहा है, लेकिन ये होना चाहिए पॉइंट चार्ज वाला। तो पॉइंट चार्ज की बात अगर समझ में आ गई तो अब ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, जैसे व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो वो स्टेटमेंट देखो कैसे लिखा जाता है, वो मैं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, the magnitude of electric force, the magnitude of electric force between 2 point charges, the magnitude of electric force between 2 point charges is directly proportional to product of directly proportional to product of magnitudes of charges, directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to and inversely proportional to square of separation between charges and inversely proportional to square of separation between charges। तो जैसे ये 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास, एक है Q1 और एक है Q2, जो R सेपरेशन पर रखे हुए हैं। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा वो तो इनके साइन से पता चलेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर। F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें देखो इस फॉर्मूले से
पहली बात तो अभी इस फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है, डायरेक्शन की चर्चा भी करेंगे। डायरेक्शन तो वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है उससे पता चल जाया करेगा, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है बस। और इस मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन में ये चार्ज हमने रखे हैं दोनों, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बस। Q1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, Q2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस फॉर्मूले में Q1 Q2 साइन के साथ नहीं रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। अगर Q1 -2 कूलम है तो +2 ही लेना है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन के साथ नहीं रखना है। और आर स्क्वायर तो ये सेपरेशन Q1 Q2 R 4 पाई ये कांस्टेंट है, ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं। नया देखो ये है सिंबल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसका नाम होता है, एप्सिलॉन ये सिंबल का नाम है, लेकिन ये इस क्वांटिटी का नाम क्या होगा देखो, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। मतलब जिस मीडियम में ये चार्ज रखे हुए हैं, या हवा में रखे हो सकते हैं या किसी और मीडियम में, जैसे पानी के अंदर रख दिए, जिस मीडियम में ये चार्ज रखे हुए हैं उस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी है ये, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कुछ, लाइट की स्पीड पता करने के लिए मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले चैप्टर में यही तो यूज हुआ था, यानी पिछले चैप्टर में किसी मीडियम को कैसे आइडेंटिफाई करें या डिफ्रेंशिएट करें कि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, उसके लिए जो टर्म हमने डिफाइन किया था वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पानी का अलग, ग्लास का अलग, एयर का अलग, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो कैलकुलेशन होती है, उसमें भी देखो मीडियम का रोल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम हवा में कैलकुलेट कर रहे हैं या पानी के अंदर जाके कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फोर्स को हम हवा में चार्ज रख के कैलकुलेट कर रहे हैं, या पानी के अंदर ले जाके चेक कर रहे हैं, या किसी और मीडियम के अंदर जाके ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फोर्स बदलता है। अब ये फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। मीडियम के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो इस फोर्स को चेंज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ नाम दिया गया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड, एप्सिलॉन। तो इसके सिंबल का नाम हो गया और इस क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी। तो बड़े आसानी से देखो 4 पाई तो एक अलग कांस्टेंट है, ये न्यूटन है, ये कूलम होता है, ये मीटर। तो इस एप्सिलॉन या परमिटिविटी की यूनिट आप फटाफट से बता सकते हो, यूनिट क्या होगी इसकी? सर कूलम अपन में न्यूटन, पर अपन में कूलम। कूलम स्क्वायर। उल्टा लिख दिया मैंने, कूलम स्क्वायर ऊपर आएगा। यस सर, कूलम स्क्वायर अपन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। और न्यूटन भी देखो हम किसकी जगह पे लिखते थे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए, है ना। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन केजी और मीटर क्यूब बन जाएगा ये, और सेकंड का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज और जानते होंगे आप, Q इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज करंट, करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट डिफाइन करेंगे आगे वाले चैप्टर में, यस सर। ठीक है। तो कूलम और करंट की होती है एम्पियर और टाइम हो जाता है सेकेंड। तो मैं कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और एक सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब, ये एम्पियर लिखा है ना मैं ए। तो अब देखो ये यूनिट डायमेंशंस के हिसाब से अगर इसे लिखें तो केजी, केजी को कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है।
तो कैपिटल एम की पावर कितनी हो गई? -1। मीटर को एल लिखते हैं, कैपिटल एल, एल की पावर -3 ऊपर जाके। टाइम सेकंड को टी रखते हैं, कैपिटल टी, टी की पावर 4 हो गई। और एम्पियर तो एम्पियर ये 2, और इसे ब्रैकेट में बंद। इसको बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ये परमिटिविटी का। परमिटिविटी एक नई क्वांटिटी हमें नजर आ रही है इस फॉर्मूले में, उसकी यूनिट पता कर ली हमने और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। सिंपल यूनिट्स लिखते गए और यूनिट्स को केजी, मीटर, सेकंड और एम्पियर इनमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बेसिक जो क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, उनमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जानता है कोई फंडामेंटल क्वांटिटी 7 जो होती है उनका? कोई नाम लेके बता सकते हैं? सर मास, लेंथ, Mass, टाइम, length, time, current, optical density, mole, temperature. amount of substance, luminescent हाँ हाँ, अमाउंट ऑफ ये क्या अभी? वही होता है, मोल कहते हैं जैसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला की यूनिट होती है। तो उन 7 के टर्म में ही इसको कन्वर्ट कर दो, तो इसलिए हमने चार्ज को हटा के एम्पियर में लिखा था। तो एम्पियर जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, इसलिए ये डायमेंशन फॉर्म। ये देखो सर आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही। तो अपना जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम चेक कर लो भाई। मेरा तो सिस्टम वही है रोज का, मैंने वॉल्यूम भी चेक सर अभी क्लियर आ रही थी। सर बीच बीच में कम हो जाती है। हाँ, तो वो तो नेटवर्क की वजह से हो जाता है। तो ये देखो फॉर्मूला अपने काम का है। अच्छा, यहाँ हो सकता है किसी के मन में वो डाउट आया हो, नहीं आया तो आना चाहिए था, कि जैसे कूलम साहब कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स हम ऐसे ढूंढ लेंगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बना के दे दिया कूलम साहब। तो सवाल ये उठता है कि चार्ज जरूरी थोड़ी हमेशा पॉइंट चार्ज है। चार्ज अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा? तो लगेगा। हाँ, और लगेगा, और सही मायने में ज़्यादा लगेगा, और है ना। जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था, जैसे 5-5 सेंटीमीटर की 2 रॉड हैं, उनको पहले केस में तो 20 सेंटीमीटर पर रख दिया सेपरेशन, फिर 1 किलोमीटर पर रखा। तो 1 किलोमीटर वाले केस में हमने इसे पॉइंट चार्ज मान लिया, और 20 सेंटीमीटर जो पास पास रखी हुई थी, 20 से भी कम मान लो, 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे भी रख दो, तो इन्हें पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। तो क्या इनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, और कई लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं और ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि पास रखी है कोई, है ना। Yes, sir. हाँ, तो फोर्स तो ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो भी लग रहा होगा, लेकिन उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके और अलग तरीके होते हैं, तो इंटीग्रेशन वगैरह करके हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। वो आगे जब अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उस टाइप के सवाल आते जाएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले से तो हम, या फिर इस फॉर्मूले में आप साफ साफ लिख सकते हो, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज होंगे तो ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा। पॉइंट चार्ज अगर नहीं है, साइज उनके नेग्लिजिबल नहीं है, और नेग्लिजिबल है या नहीं है वो सवाल को देख के पता चल जाता है, सवाल में दिया भी होता है। ठीक है, ज़्यादातर सवाल तो पॉइंट चार्ज के लिए होंगे, लेकिन आगे हम कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिसमें ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे पता किया जाएगा, उससे कुछ इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, और कुछ इंटीग्रेशन की हेल्प से भी पता करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात है, चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो भी फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग होंगे, ये नहीं होगा, इस फॉर्मूले से नहीं पता। हाँ भाई। सर ये यूनिट एप्सिलॉन की यूनिट है ना? हाँ, यूनिट ही है, और क्या कहें? नहीं सर, ये एप्सिलॉन की यूनिट है ना? हाँ, एप्सिलॉन की यूनिट है, एप्सिलॉन ही तो लिखा है।
और का यूनिट हो सकती है। और तो किसी की यूनिट कहाँ पता करें, कूलम की पता, चार्ज की पता ही होता है, आर का मीटर होता है, फोर्स की न्यूटन होती है, मीटर होती है। इतना तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं 5 की यूनिट होगी। 5 की यूनिट तो पूछना नहीं है, 4 की यूनिट कोई बता सके तो बता देंगे। तो जो बच गया है वो एप्सिलॉन ही है, और वो उसी सीक्वेंस में चल रहे थे, तो एप्सिलॉन की ही है। तो वही चर्चा कर रहे थे, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो भी फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं पता करता। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होगा, ये इसमें खास बात है। अब देखो स्पेशल केस इसका ये होगा, स्पेशल केस अगर चार्जेस वैक्यूम में रखे हों या एयर में रखे हों, एयर और वैक्यूम को लगभग एक जैसा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें देखो जैसे ये एयर यहाँ लिख लो, बस इतने से काम चल जाएगा। ये दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में कह सकते हैं, और वैक्यूम, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। सिंबल इसका है तो वो एप्सिलॉन ही, लेकिन उसमें एप्सिलॉन नॉट लगा दिया हमने। एप्सिलॉन नॉट का नाम अभी हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और एयर भी कह सकते हैं ये। लेकिन ये तभी होगा जब ये चार्ज एयर में रखे होंगे या वैक्यूम में रखे होंगे, और कोई मीडियम नहीं, हवा या वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का मतलब हवा भी नहीं। तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी हमारे पास पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट का नाम बदल गया, है तो परमिटिविटी, लेकिन ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी कही जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट इसका सिंबल है। और ये जो पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो इसमें देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाके और इसको नीचे लाके 4 और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 के आसपास, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है। हाँ वही आता है, बिल्कुल 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 वही आता है। तो उसे रटने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, या तो वो गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो अपन ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ये पता होना चाहिए, ये सवालों में काम आएगा जो अपन सवाल करेंगे। तो ये स्पेशल केस हो गया जब एयर होगा, ज़्यादातर सवाल ऐसे ही बनेंगे जिसमें चार्ज एयर में रखे होंगे या वैक्यूम में रखे होंगे या फ्री स्पेस में रखे होंगे। और अगर कोई मीडियम है अदर देन एयर, तो जो पहला वाला फॉर्मूला था वो लग जाएगा। तो ये तो एयर की बात हो गई। अगर मीडियम में मान लो कोई भी मीडियम है अदर देन एयर, तो इसको कई बार देखो ऐसे बोल देते हैं, या तो सिर्फ एप्सिलॉन रहने दो या फिर एप्सिलॉन एम लिख दो, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, या सिर्फ एप्सिलॉन से भी काम चला सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी। अब ये तो हर मीडियम के हिसाब से अलग होगी, ठीक है। तो फोर्स मीडियम वाला ये बन जाएगा, इसको मीडियम वाला फोर्स कह सकते हैं, एफ एम फोर्स, जब चार्ज किसी मीडियम में रखेंगे अदर देन एयर। तो ये मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम
और एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, इनका कई बार कंपैरिजन करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी ये पुराना नाम है, आजकल इसका एक और नया नाम यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम एप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं तो एप्सिलॉन आर, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इसका सिंबल के। ये पुराना नाम है, ये आजकल नया नाम ये ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। ये ज़्यादा यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में भी और इस चैप्टर में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिखो जब the relative permittivity of a medium, the relative permittivity of a medium is defined as the ratio of permittivity of medium and permittivity of free space. The relative permittivity of a medium is defined as the ratio of permittivity of medium and permittivity of free space. The epsilon r is equal to epsilon m divided by epsilon। ये इसको के भी बोल देते, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते। अब ये देखो परमिटिविटी और ये भी परमिटिविटी का रेशियो है, तो जो यूनिट इसकी वो यूनिट इसकी। तो आपसे पूछा जाए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या यूनिट है, तो क्या बताएंगे? It is नहीं है। it is unitless, dimensionless भी बोल सकते हैं। It is unitless। रिलेटिव परमिटिविटी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, यस कह सर, रहा था कुछ? कर वॉइस आ रही है।